के सवालात पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालात की प्रैक्टिस करें ख़ास तौर पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं सवालात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी अजीम अहमद ख़ान। टेट सीरीज़ दिसंबर 2022 में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम उन सवालों को देखेंगे जो प्रीवियस टेट सीरीज़ में पूछे गए थे, प्रीवियस टेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उनमें से चंद एक्सरसाइज के तौर पर हमने सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको उसका अंदाज़ा लगे कि किस किस्म के सवालात जनरल नॉलेज साइंस में पूछे जाते हैं। आइए इन सवालात को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है कि विच सिम्टम्स इज कॉमन इन एनीमिया एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एनीमिया, खून की कमी और शख्सियत की ख़राबी की सबसे मुश्तरक अलामत क्या है? उसमें देखिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है पेल स्किन यानी जल्द का पीला होना। ऑप्शन बी है लॉस ऑफ एपेटाइट जिसमें भूख की कमी महसूस होती है। ऑप्शन 3 है लैक ऑफ कंसंट्रेशन और डी है हेयर लॉस यानी बालों का झड़ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एनीमिया और शख्सियत की ख़राबी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन दोनों में कौन सी मुश्तरक चीज़ें, कौन सी कॉमन चीज़ें हैं। तो अजीज़ दोस्तों, अगर हम पर्सनली सिर्फ एनीमिया की बात करें तो एनीमिया जिसे हम कहते हैं खून की कमी, ख़ास तौर पे उसका मेन रीज़न है शॉर्टेज ऑफ आयरन। आरबीसीज़ की कमी की वजह से एनीमिया होता है। एनीमिया इस बीमारी का नाम है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खून की कमी क्यों होती है और शख्सियत की ख़राबी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की दोनों में मुश्तरक चीज़ क्या है। तो दोनों में मुश्तरक चीज़ ऑप्शन के हिसाब से अगर हम सोचें तो सही जवाब उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। कि दोनों भी सिम्त में कि दोनों भी मामलात में, शख्सियत की ख़राबी में भी और खून की कमी भी, अगर हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, अगर हम सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो खून की कमी भी होगी और शख्सियत की ख़राबी यानी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमको देखने को मिलेगा किसी भी शख्स के अंदर। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडिया विल हैव इट्स बुलेट ट्रेन विद द हेल्प ऑफ। हिंदुस्तान के पास, हमारे भारत के पास बुलेट ट्रेन आने वाली है या फिर ज़ेर तामीर है, तो वो किस मुल्क की मदद से मिल तक पहुँचेगी। ऑप्शन ए है जापान, बी है चाइना, सी है चीन, जर्मनी और इसराइल। तो यहाँ पर 4 कंट्रीज़ का जिक्र किया गया है, जापान, चाइना, जर्मनी और इसराइल। तो आपने 12 मुख्तलिफ अखबारात में, न्यूज़ में पढ़ा होगा। ये जीके के तौर पर इस टेट के अंदर सवाल पूछा गया है। तो हम बुलेट ट्रेन के बारे में आपने मालूमात हासिल की होगी कि जापान गवर्नमेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ये एक एजेंसी है जो बुलेट ट्रेन भारत के अंदर आने वाली है या फिर ज़ेर तामीर है, उसका 80% शेयर इस कंपनी का होगा। उस कंपनी का नाम है जापान गवर्नमेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है। और ख़ास तौर पे इसकी जो लागत है 1.6 लाख करोड़ की लागत के तौर पर इसका एस्टीमेट बनाया गया है। साथ ही साथ ये कहाँ से कहाँ तक शुरू की जाएगी, यानी ये जो बुलेट ट्रेन सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक शुरू होगी, तो उसको भी आप याद रख लीजिए। गुजरात के साबरमती से लेकर महाराष्ट्र के ठाणे तक। गुजरात के साबरमती से महाराष्ट्र का जो ज़िला है ठाणे, वहाँ तक ये बुलेट ट्रेन इंशाल्लाह चलाई जाएगी, जिसकी कुल लागत है 1.6 लाख करोड़। तो किस मुल्क की मदद से की जाएगी, तो उसका सही ऑप्शन है जापान। ठीक है। तो ये सवाल नंबर 2 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड नोन एज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, जानदार, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इसके यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। ऑटोट्रॉफ, बी है सेप्रोफाइट और सी है हेटरोट्रॉफ और डी अगली शीट में है, डी ऑप्शन उसका। इन तीनों की भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि ऑप्शन 1 है ऑटोट्रॉफ यानी कि जो खुद की ग़िज़ा तैयार करते हैं। बी ऑप्शन है जिसमें है सेप्रोफाइट किसे कहते हैं, जो अपना ग़िज़ा, अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं डिज़ॉल्व ऑर्गेनिज़म से, यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल जो ज़मीन के अंदर दोज हैं
जो डिज़ोल्व हो चुके हैं वहाँ से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, उसे हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक, जिसके अंदर फंजाई ख़ास तौर पे उसकी एग्जांपल है। हेटेरोट्रॉफिक का ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक वो एनिमल्स हैं जो दोनों यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों भी खाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसका सही जवाब होगा ऑटोट्रॉफ, यानी खुद की ग़िज़ा खुद तैयार करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन उसके अंदर था इंसेक्टिवायरस, जो कीड़े खाते हैं, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर 4 पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा इंसेक्टिवायरस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू दी कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। ऐसी कौन सी बीमारी है जल की बीमारियों में से जो आलूदा बीमारी की वजह से फैलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है एड्स, बी है टाइफाइड, सी है एनीमिया और डी है टेटनस। तो इसमें से हमने एक सी जो ऑप्शन देखे एनीमिया भी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट के अंदर ही देखा है। ऑप्शन नंबर 1 है जो एड्स, उसके बारे में भी हमको मालूम है कि ये एड्स जो है वो HIV नाम के वायरस से स्प्रेड होती है, इलिसिट इंजेक्शन की वजह से या इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से। बी है टाइफाइड, टाइफाइड के ख़ास तौर पर हम ये जानते हैं कि साल्मोनेला टाइफी के नाम के बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है। एनीमिया खून की कमी से यानी आयरन की कमी से होता है। और टेटेनस जो है ख़ास तौर पे ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो उसकी पेन की शक्ल में आता है, मसल पेन, और उसका ट्रीटमेंट भी है टेटेनस का। पेनिसिलिन दिया जाता है, अच्छा बेटर डाइट दिया जाता है, और इसके अलावा एंटीबायोटिक के ज़रिए भी टेटेनस इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सी बीमारी है जो आलूदा पानी की वजह से फैलती है, उसका सही ऑप्शन टाइफाइड है। टाइफाइड ये बीमारी आलूदा पानी की वजह से फैलती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ डिस्क ऑन विच यू स्टोर इंफॉर्मेशन। एक ऐसी डिस्क जिस पर आप मालूमात जमा करते हैं। ऑप्शन 1 है प्लेट, नंबर 2 है डेटा डिस्क, नंबर 3 है पेपर डिस्क, नंबर 4 है टीवी डिस्क। अगर हम इन तमाम के बारे में मालूमात हासिल करते हैं तो उसका सही जवाब आसान सा जवाब है। जो लोग कंप्यूटर को बेहतर तरीके से जानते हैं, अपने इस्तेमाल में लेते हैं कंप्यूटर की चीज़ों को, तो ये सब जानते हैं कि जिस पर हम डेटा स्टोर करते हैं उसे हम डेटा डिस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एन इंडिविजुअल इज ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इज़ एन, कि जब कोई बच्चा बचपन और सने बलूगत की मुंतकिली की हालत में होता है तो वो क्या होता है। ये पूरे स्टेजेस, डेवलपमेंट के स्टेजेस हमने CDP के अंदर देखे हुए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के अंदर देखे हुए हैं, जिसके अंदर 6 से 7 स्टेजेस हमको बताए गए हैं। तो साथियों ये 6 डेवलपमेंट स्टेजेस हमने देखे थे, जिसमें हम पहली जो स्टेज होती है डेवलपमेंट की, ख़ास तौर पर वो पेरेंटल होती है। दूसरी स्टेज इन्फेंसी होती है। तीसरी स्टेज अर्ली चाइल्डहुड होती है। फोर्थ स्टेज होती है मिडिल चाइल्डहुड, और उसके बाद है एडोलेसेंस है। इस तरह के स्टेजेस हमने देखे थे। तो ख़ास तौर पर यहाँ पर जब कोई बच्चा बचपन और सन्न बलूगत की मुंतकिली की हालत में जो पीक पॉइंट पर होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है डेवलपमेंट का, वो कौन सा है, उस हालत को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एडोलेसेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन फिर से मैं बता दूं कि एडोलेसेंस है, प्री स्कूल है, सी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है एडोलेसेंस, जो सबसे पीक पॉइंट की लेवल है, जो फ़ान शबाब जिसे उर्दू में हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रोबेल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वॉज हिज डेवलपमेंट ऑफ, कि तालीम के मैदान में फ्रोबेल का सबसे अजीम कारनामा क्या था, यानी कि फ्रोबेल ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था जिसके लिए एजुकेशन के सेक्टर में उनको हमेशा याद रखा जाएगा। मैंने यहाँ पर आसानी के लिए एक कैप्शन तस्वीर लगा रखी है, जिसको आप देखकर समझ सकते हैं कि ये तस्वीर कौन से स्कूल की है। ऑप्शन है नंबर 1 किंडरगार्टन,
बी है वोकेशनल स्कूल, सी है पब्लिक स्कूल, डी है लैटिन स्कूल। तो यहाँ पर कैप्शन देखकर आप समझ रहे होंगे कि फ्रोबेल ने जो एजुकेशन का जो नज़रिया दिया था वो किंडरगार्टन का दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, किंडरगार्टन। आइए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। व्हाट इज़ कॉटन केमिकली, कि कपास कीमियाई तौर पर क्या चीज़ है। ऑप्शन ए है प्रोटीन है, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट है, सी है मिनरल है और डी है फैट है। तो हमको ये पता चलता है कि कपास के बारे में जब हम मालूमात हासिल करते हैं तो कॉटन इज़ केमिकली कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कार्बोहाइड्रेट। खास तौर पर ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कॉटन के जो फाइबर्स जो होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। उसके बाद अगर उसके बाद उस पर कोई प्रोसेस होता है तो वो चीज़ें दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट होती हैं। सेलुलोज के बारे में जिक्र है कॉटन के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड। बच्चे की किस चीज़ से पता चलता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है, यानी कि ख़ासतौर पर हम सेक्स डिटरमाइन किस तरीके से कर सकते हैं या किस वजह से बच्चे के जिन्स का पता चलता है। ऑप्शन एक है क्रोमोसोम ऑफ द फादर, बी है क्रोमोसोम ऑफ द मदर, सी है RH फैक्टर ऑफ द पेरेंट्स और डी है ब्लड ग्रुप ऑफ द पेरेंट्स। तो यहाँ पर हमें रिप्रोडक्शन के अंदर ये पता होता है, ख़ास तौर पर साइंस के स्टूडेंट्स को, कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, बच्चे के जिन्स का पता कैसे चलता है। तो हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट्स के, मदर और फादर के, जिस पे से बच्चे की मौलूदगी यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ायगोट बनता है, जिसके अंदर मेल के जो कैरेक्टर्स हैं या फिर मेल के ऊपर जो क्रोमोसोम्स हैं हम उन्हें XY के तौर पर डिनोट करते हैं। मेल के अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं। ये भी आप मालूमात में इजाफा रखिए ख़ास तौर पर। और RH फैक्टर क्या है जो ऑप्शन के अंदर जिक्र किया गया है, RH फैक्टर क्या है कि इनहेरिटेड प्रोटीन है, ठीक है, जो कि RBCs के सरफेस पर होता है। तो यहाँ पर इस बात का इल्म होना चाहिए हमें कि बच्चे के जिन्स का पता ख़ास तौर पे फादर की वजह से होता है, ठीक है, क्रोमोसोम ऑफ द फादर, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। आइए अगले लास्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं कि पेक्टिन इज़ फाउंड इन, पेक्टिन पाया जाता है किन चीज़ों में, कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए है ऑल फूड प्लांट्स, तमाम खाने के पौधों में, बी है कैक्टस जो एक प्लांट है, सी है मेनली फ्रूट्स आमतौर पर फलों में, और सी है सीरियल्स यानी अनाज। तो यहाँ पर पेक्टिन के बारे में अगर हम मालूमात हासिल करते हैं तो पेक्टिन क्या है, पेक्टिन आमतौर पर जो है फलों के अंदर पाया जाता है, और उसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो पेक्टिन एसिडिक हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और ख़ास तौर पे कहाँ पाए जाते हैं तो सेल वॉल ऑफ द प्लांट टेरेस्टेरियल्स। और भी डिटेल हम पेक्टिन के बारे में मालूमात हासिल करते हैं तो पता चलता है कि फ़र्स्ट पेक्टिन पहली मर्तबा ये दरियाफ़्त हुआ था हेनरी ब्रैकोनट ने। किसने सबसे पहले पेक्टिन को आइसोलेट किया तो उनका नाम था हेनरी ब्रैकोनट, हेनरी ब्रैकोनट, ठीक है। और कब आइसोलेट किया था, 1825 में, 1825 ईस्वी में। और ये रोज़मर्रा के खानों की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर अगर आप किसी जैम या जेली या इस तरह के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो पेक्टिन जैम्स में, जेलीज़ में इस्तेमाल होता है बड़े पैमाने पर। आजकल जंक फूड के अंदर ख़ास तौर पे पेक्टिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। तो आप सभी का शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा, और साथ ही साथ जो लोग नए हैं उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे ज़रिए बनाई जाने वाली वीडियो रास्त आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप टेट के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। और फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.